हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। प्रीवियसली हमने ख़त्म किया मैनेजमेंट के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। आज हम लोग करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दोनों के दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और फाउंडेशन पिलर्स इस चैप्टर के। और आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें से फॉर श्योर गारंटीड एक 5 मार्कर 1 मार्कर या एमसीक्यू निकलेगा ही निकले, दैट इज फॉर श्योर। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली लंबा होने वाला है बिकॉज आज चीज़ें मैं थोड़े कंसेप्चुअली क्लियर करने वाला हूँ। तो आज मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊँगा, जो चीज़ें बुक में नहीं थी मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी। और बुक के अंदर एक कंसेप्ट रॉन्गली दिया हुआ है, वो चीज़ गलत है, उसको हम रेक्टिफाई भी करने वाले हैं। तो आज पूरा लेक्चर देखना, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी, कुछ यूनिक यहाँ से समझ के जाओगे, जो बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा पर आपको ज़रूर मालूम होगा। और अगर लेक्चर पूरा ढंग से सुना और समझा, तो आई कैन गारंटी आपको कभी मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमैटिकली इसको रिटेन कर लोगे पहली ही बार में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सबके सब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट एज़ इट इज़ कॉपी कर, बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीचे वाला एक खास लिखने का भूलना मत कि नीचे वर्कर्स आता है और ये उसके थोड़ी सी मीनिंग है अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के। आई होप ये कॉपी कर लिया हो। तो चलो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहले तो ये समझना चाहिए कि ये पिक्चर में कैसे आए। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का एग्जाम्पल आपको मैं देता, ध्यान से सुनना। 1994 के अंदर जेफ बेजोस ने खुद का एक ऑनलाइन स्टोर चालू किया था अमेजोन नाम से, जहाँ पे वो बुक्स बेचता था। उस टाइम पे वो अकेला था, मैं सब काम संभाल रहा था। बट जैसे-जैसे अमेज़न ग्रो करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे वो अकेला सफिशिएंट नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसने 10 से 15 लोगों को एम्प्लॉय किया अपने यहाँ पे। इसके अंदर से 4-5 लोग जो थे ना, वो स्पेसिफिक फ़ील्ड्स के एक्सपर्ट थे। जैसे एक मार्केटिंग फ़ील्ड का एक्सपर्ट था, एक फाइनेंस फ़ील्ड का एक्सपर्ट, एक मार्केटिंग का था और एक पर्सनल का था। पर्सनल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंसानों को मैनेज करने में एक्सपर्ट था। ऐसे 4-5 अलग-अलग एक्सपर्ट इंसान को लाया और बाकी सबके साथ नॉर्मल एम्प्लॉइज़ को, कि बाकी सबका सब काम हैंडल कर सके। उसकी 10 से 15 लोगों की वो टीम थी। तो सबसे ऊपर वो रहता उस टाइम में। वो टॉप लेवल पे काम करता, अकेला, कि भई मैं ऑर्डर्स दूँगा, मैं पॉलिसीज़ फॉर्मेशन करूँगा। वो टॉप पे भी काम करता, मिडल पे भी काम करता। मिडल लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स थे, स्पेसिफिक काम कर रहे। अब इसको कैसे समझना चाहिए पता है? जैसे टॉप लेवल बॉस है, ठीक है? तो उसने अलग-अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दी। कि भाई आप स्पेसिफिकली ये वाला फंक्शन करोगे। जैसे ये वाला डिपार्टमेंट है, तो ये वाला डिपार्टमेंट सिर्फ़ परचेज़ करेगा बुक्स की। ये वाला डिपार्टमेंट है तो ये सिर्फ़ मार्केटिंग करेगा। अब डिपार्टमेंट का कोई हेड भी चाहिए होगा, तो एक डिपार्टमेंट हेड क्रिएट कर दिया उसने कि भाई आपको सब की सब ड्यूटीज़ इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की। और डिपार्टमेंट ऐसे तो चलेगा नहीं, उसके नीचे थोड़े एम्प्लॉइज़ भी चाहिए तो उसके लिए काम करे। और ये एम्प्लॉइज़ बन गए हमारे बॉटम लेवल चेन के साथी। और ये भाई है टॉप के ऊपर। आई होप ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आ रहा है। टॉप मतलब जहाँ पे पॉलिसी डिसीजंस क्रिएट होते, वो अकेले क्रिएट करते थे। 10-15 लोगों के ग्रुप में 4 नमूने ऐसे, जो ऐसे डिपार्टमेंट सँभालते थे, उनको बोल दिया हमने डिपार्टमेंट हेड, और उनको हम लोग फर्दर बोलते हैं मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और वो डिपार्टमेंट चलाने के लिए भी कोई लोग तो चाहिए, वो तो हेड बन के रह गया तो क्या काम होगा? और भी तो लोग चाहिए जो फंक्शन कर सके, तो उसके नीचे और एम्प्लॉइज़ आते हैं, वो एम्प्लॉइज़ आते हैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। 10 से 15 लोग थे। 1998 के अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने। उन्होंने बोला सिर्फ बुक्स नहीं बेचनी और बहुत सारी आइटम्स हम बेच सकते हैं अमेज़न के थ्रू। तो उन्होंने वो चीज़ एक्सपांड करना स्टार्ट की। कट टू 2026, आज वो ही बिज़नेस के अंदर 15 लाख लोग एम्प्लॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो कंट्रीब्यूट करता है तो नियरली टू 27.6% मार्केट शेयर इन अमेरिका। और ग्लोबली बहुत तगड़ा शेयर है उसका, ऑनलाइन सेल्स के अंदर। तो अब जो चेन बनी है उसके अंदर अकेले नहीं है जेफ बेज़ोस टॉप लेवल के अंदर, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, ऑपरेशंस ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो अब वो अकेले डिसीजन नहीं लेते, बोले वो ओनर है,
बट उन्होंने अपना स्टेक, अपनी ओनरशिप डाइल्यूट की है और अब बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब ओनर्स, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओनर तो सिर्फ एक होगा, जो आइदर मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम कर रहा होगा या जनरल मैनेजर की तरह, या फिर तो वो भी नहीं होगा, उसको सब एम्प्लॉय करते हैं। जैसे मैं एक ओनर हूँ, मैंने बोला कि भई अब मैं काम नहीं कर रहा, अब मैं किसी को एम्प्लॉय कर देता हूँ। अब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय करूँगा। मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक इंसान है, जो हर एक चीज़ सँभालता है। या फिर तो मैं सीईओ को एम्प्लॉय करूँगा, जो मेरे पूरा का पूरा ऑपरेशन सँभालेगा, चीज़ें देखेगा कि भई जो मैंने पॉलिसी बनाई वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनर्स नहीं होते, ये भी एक टाइप के एम्प्लॉयी जो काम करता। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई कोई ओनर नहीं बोल के, जब उनको एम्प्लॉय किया गया था, ही वाज़ एट द पोज़ीशन ऑफ सीईओ। ग्रेजुअली ग्रो किया, बट हम वहाँ तक की बात करें कि जब वो सीईओ की पोज़ीशन पे पहुँचे, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि वो ओनर है, वो ओनर नहीं थे, बट वो एक एम्प्लॉयी थे, जिनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप रोज़ जो भी डिस्कस होने वाले, जो भी कुछ नया इनोवेशन करना है, वो आपके एंड से होना चाहिए। कोई भी नई चीज़ डेवलप करो और उसको लोगों के सामने पिच करो और गूगल का नाम और बड़ा करा। उन्होंने वो काम किया, तो सीईओ की पोज़ीशन थी, वो ओनर नहीं था। भले उन्होंने आगे जाके ओनरशिप ली है तो स्टेक परचेज़ किया, बट नहीं। आई होप ये क्लियर होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनर्स नहीं, ये लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं कि हमारा बिज़नेस कैसे आगे जाके दिखना चाहिए। आगे डायरेक्शन क्या है बिज़नेस की, किस डायरेक्शन में बिज़नेस मूव करेगा, हमको कितना ग्रो करना है। हर एक चीज़ ये स्पेसिफिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद देन इसके बाद आता है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स होता है, अलग-अलग। जैसे मैंने हम बताया ना, परचेज़ का, मार्केटिंग का, फिर सेल्स का होगा, फाइनेंस का होगा, पर्सनल होगा, एग्ज़ीक्यूशन का होगा, प्लांट सुपरिटेंडेंट होगा, अलग-अलग होता है। वो एक बहुत बड़ी चेन होती है। वो अलग-अलग फंक्शंस को सुपरवाइज़ करते हैं। देखते हैं कि भई हमारा डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो वो होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, वो यहाँ पे आता है। और ये लोग कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल। यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके प्रोसेस करके इनको समझाना ताकि ये लोग काम अच्छी तरीके से कर सकें। बॉटम लेवल, देखो बॉटम लेवल के बहुत सारे नाम हैं, ये नाम याद करने पड़ेंगे। सुपरवाइज़र लेवल, फंक्शनल, ऑपरेशनल। यहाँ पे सबके सब ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन का मतलब वो काट-कुटाई नहीं कि डॉक्टर लोग स्टिचेज़ लेते हैं, वो सब नहीं। प्रोडक्शन और जितना भी काम-काज होता है, वो यहाँ पे होता है। तो इसमें फर्स्ट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र का मतलब ऐसा इंसान जो काम सुपरवाइज़ करता है, देखता है कि भाई काम ढंग से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जॉबर्स, जॉबर्स का मतलब ऐसा इंसान जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स को लेकर है। आपने ये बहुत बार देखा होगा, अगर मॉर्निंग में अगर आप कहीं बाहर चलने जाते हो, तो कोई-कोई एरिया में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह पे बैठते हैं और फिर मिनी हाथी या ऐसा कोई ट्रक वरक आता है, वहाँ पे वो एक इंसान चिल्लाता है कि भई ये वाला काम है, 1 दिन के लिए किसको-किसको आना है। जिन लोगों को वो काम चाहिए होता है, वो ट्रक पे चढ़ जाते हैं। तो जो इंसान चिल्ला रहा होता है ना, वो जॉबर हो, जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर फैक्ट्री के अंदर वर्कर लेकर आता है। जॉबर ऐसे भी काम करता है या फिर तो वो फैक्ट्री के बाहर बैठता है। और कोई भी अगर वर्कर वहाँ से निकल रहा है और वो पूछता है कि भई हमको काम चाहिए, तो जॉबर उनको एम्प्लॉय कर देता है फॉर 1 वीक, फॉर 15 डेज़, फॉर 2 डेज़, 3 डेज़, डिपेंड करता है कैसा काम है। तो इन शॉर्ट, जॉबर इज़ अ पर्सन हू रिक्रूट्स वर्कर्स और मज़दूरी के लिए लोगों को लेके आता है। फोरमैन, फोरमैन का मतलब, देखो फोरमैन 8 अलग-अलग टाइप के होते हैं। उसके अंदर आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको इतना याद रखना है कि सुपरवाइज़र की तरह ही होते हैं ये लोग, बट इनके पास एक ख़ासियत होती है, इनके पास होता है टेक्निकल नॉलेज। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई वर्कर मशीन पे काम कर रहा है, पर वो मशीन का प्रॉपर यूसेज नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे फोरमैन उसको बताएगा कि भई नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस मशीन को इस तरीके से ऑपरेट करने का, तो बेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी। तो फोरमैन का रोल भी सुपरविज़न का ही है, और वो टेक्निकल पार्ट सँभालता है और ये जनरल का। ये सब के सब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के एंड में आते हैं वर्कर्स। ये कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, सबसे अलग होता है। इसलिए इनके ऊपर एक एमसीक्यू ऐसा बनता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट? द आंसर इज़ वर्कर, बिकॉज़ इन तीनों में नहीं आते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। ये वाला जो भी पार्ट है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं विद फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला, प्राइमरी एंड
सिलेक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कोर आइडिया कि बिजनेस एग्जिस्ट ही क्यों करता है, जो भी हम चीज कर रहे हैं वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है। जैसे अगर मैं आज कोई बिजनेस चला रहा हूँ, तो बिजनेस चलाने के पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट्स। अगर आज मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी एकदम जोरदार। अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ, तो मेरा क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा? टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ये हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एक्सट्रीमली कंसेप्चुअल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब कोर आइडिया कि बिजनेस क्यों, ये एग्जिस्टेंस में ही क्यों है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है सपोर्टिंग हीरो, कैरेक्टर। ये स्टेपिंग स्टोन्स है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, तो एक स्टेयरकेस की तरह है। हम लोग जितना भी वो स्टेयर से जाएंगे उतना क्लोज होते जाएंगे इस ऑब्जेक्टिव। सिंपल एग्जांपल, जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस का मेन गोल क्या है? टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना। ये हुआ मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? नए मार्केट में जाना, वो मार्केट कैप्चर करना, कॉस्ट कम करना, सेल्स बढ़ाना। अब ये सब का सब जब चीजें होगी, उससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सो सिलेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या कोर आइडिया है बिजनेस का, और उसके लिए काम करना, तो उसी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सेट करना। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टर एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस। अब देखो, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? केयरटेकर। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टीज ओनर नहीं हूँ, बट वो पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज कर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स के अंदर भी ट्रस्टी होता है ना। टेम्पल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी कैश होता है या लैंड होता है, वो सब का सब टेम्पल के नाम पे होता है। पर जो ट्रस्टी होते हैं ना, उनके पास की कोई भी ओनरशिप नहीं होती। ट्रस्टीज खाली मैनेज करते हैं उस चीज को। वो मेक श्योर करते हैं कि जो भी जमीन है, जो भी पैसा है, तो उसको हम इस तरीके से यूज करें ताकि टेम्पल को और भला हो, टेम्पल को और पैसे मिले, और टेम्पल और अच्छी तरीके से काम कर सके। तो ट्रस्टीज का मतलब होता है केयरटेकर, जो धंधे का ध्यान रख, जो जो भी कंपनी उसका ध्यान रखता है कि भाई एफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं। तो डायरेक्टर कैसे काम करते हैं? एज ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस, केयर टेकर ऑफ बिजनेस। ओनर नहीं है, सिर्फ केयर टेकर। सेलेक्ट सीईओ एंड असाइन अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर। सीईओ सिलेक्ट करना, सीईओ की भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कंपनी का फेस बनता है लोगों के सामने कि भाई कंपनी किस तरीके से पोर्ट्रे होने वाली है उसकी स्टेक होल्डर्स के सामने। तो सीईओ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सीईओ ही सबके सब प्लान एग्जीक्यूट करवाता है। तो वो सीईओ को सिलेक्ट करना जो हमारी कंपनी को आगे रन करेगा, और उसको प्रॉपर अथॉरिटी देना, डिसीजन मेकिंग पावर देना कि भाई अगर आपको लग रहा है कि एक नई प्रोडक्ट लाइन हम लोग इन्वेंट करनी चाहिए हमको, यू शुड गो अहेड फॉर दिस। तो ऐसे अलग अलग पावर देना। और जब पावर आती है तो पावर के साथ एक और भी वर्ड आता है, अथॉरिटी के साथ एक और भी वर्ड साइमल्टेनियसली आता ही है, और उस वर्ड का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे पावर आएगी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ में घूमते फिरते आएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि अगर आपको हम लोग इतना पावर दे रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी कंपनी को आज आप 10 मिलियन से 20 मिलियन तक ले। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिलेक्ट सीईओ एंड टू असाइन अथॉरिटी, अथॉरिटी देना। सैंक्शन बजट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। देखो, अब लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ आएगी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलता है कि आपको एफिशिएंटली काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो वो लोग ही ड्राफ्ट क्रिएट करता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये खर्चा होता है, तो हमको नियरली हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो सबका सब प्रोवाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है कि भाई इसमें जो खर्चा बोला बराबर है क्या नहीं। अगर बराबर लगा, बजट सैंक्शन कर देंगे, इतना उनको अलोकेट कर देंगे। तो सैंक्शन बजट ऑफ डिपार्टमेंट्स। इसके बाद टू टेक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये समझना इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजन का मतलब डाउन द लाइन, आज से 5 से 10 साल के अंदर हमको हमारी कंपनी को कहाँ पे देखना है, या तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, वो जब हम लोग सोचते हैं तो उसको होता है स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजन। सिंपल एग्जांपल, जैसे टाटा ने बोला कि वी वांट टू एंटर इलेक्ट्रिकल
ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, तो 5 से 10 साल के अंदर वो लोग ऐसा कुछ प्लान करें। अगर उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक प्लान किया कि भाई आगे हमको लग रहा है सबका सब इलेक्ट्रिक होने वाला है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब टाटा सिर्फ पेट्रोल वाले कार्स में नहीं होगा, अब टाटा इलेक्ट्रिक कार्स में भी आएगा। उन्होंने ये प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करने में 5 साल लगेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन हुआ। एक और एग्जांपल जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उन्होंने जब जियो लॉन्च किया, तो जियो जब लॉन्च हो उसके पहले से, उसके 3 से 4 साल पहले से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे उस चीज़ का। एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हुआ, लॉन्ग टर्म डिसीजन कि भाई आगे जाके हमको हमारी कंपनी को किस डायरेक्शन में देखना है, क्या डिसीजन लेना है और कहाँ पे देखना है हमको हमारी कंपनी को। चलो ये वाला आई होप क्लियर होगा। अबाइड बाय लॉ, केयर फॉर स्टेक होल्डर्स, लीगल काम करना है। और स्टेक होल्डर जितने भी, स्टेक होल्डर का मतलब कंपनी में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज हुए, शेयर होल्डर्स, फिर गवर्नमेंट, उसके बाद कस्टमर्स, भी स्टेक होल्डर्स है हमारे, उन सबकी नीड्स, उन सबका जो भी इंटरेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरीज, अमेनिटीज, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न, गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स सिस्टम, कस्टमर्स के लिए क्वालिटी गुड्स। तो जो भी सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी इन लोगों के इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करना। बिकॉज अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुई, धंधा करना मुश्किल। तो इसका भी ध्यान रखना, इसलिए केयर फॉर स्टेक होल्डर्स। एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो भी तकलीफें आ रही है, कोई भी लो डिपार्टमेंट झगड़ रहा है, कोई भी चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है, उसको भी रिजॉल्व कर, वो भी इसके अंदर आएगा। टू प्लान एंड सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 8 डिस्टिंग्विश करना ताकि क्लैरिटी रहे। ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, प्लान एंड सुपरवाइज का मतलब डे टू डे एक्टिविटी के लिए सोचना, या तो फिर पूरे साल के लिए सोचना है ना। इसका मतलब डेली का काम कैसे होगा और ये पूरे साल के दौरान हमको क्या चीज़ अचीव करनी है, वो होगा पॉइंट नंबर 8, टू प्लान एंड सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन। मुझे ये अचीव करना है इलेक्ट्रिक कार का सेगमेंट, तो मैं प्लान करूंगा कि इस साल के अंदर हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो ही जाना चाहिए, अगले साल तक में प्रोटोटाइप के ऊपर टेस्टिंग भी हो जानी चाहिए और उसकी वेरिएंट्स भी निकल जाने चाहिए। तो मैं हर साल प्लानिंग कर रहा हूँ और फिर सुपरवाइज करूंगा कि जो मैंने प्लान किया इस साल के लिए क्या वो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वो सब चीज़ों में देखो। ये पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, डिसाइड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड्स एंड रिजर्व। जो भी पैसा कमाया, अब उस पैसे का कितना परसेंट देना है शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड्स। डिविडेंड का मतलब शेयर होल्डर ने अगर शेयर खरीद के रखा है कोई भी कंपनी का, तो जब जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, तो कंपनी की अगर इच्छा हो तो प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट शेयर होल्डर को दे सकती है। तो प्रॉफिट जो भी अर्न किया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व में डालना है, फिर एम्प्लॉइंग का प्रॉफिट आपने एक चीज़ सुनी होगी 11th के अंदर, तो जितना पैसा सबका सब बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, वो करना है, डिविडेंड की तरह देना है, क्या करना है, ये लोग डिसाइड करेंगे। और 10th, एनालाइज रिपोर्ट्स एंड गिव इंस्ट्रक्शन। रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, क्या देखो ये हायरार्की है, टॉप, मिडल और बॉटम, उसके अंदर रिपोर्टिंग ऐसे फ्लो करता है। रिपोर्टिंग का मतलब जो भी चीज़ें ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सब ये इनके पास जाता है। ये लोग खुद की रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, कंबाइनिंग दिस टॉप लेवल तक जाती है। सब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और उसका सॉल्यूशन ये निकालता है। सो एनालाइज रिपोर्ट एंड गिव इंस्ट्रक्शन कि इस तरीके से होना है। आई होप ये फंक्शन साइड से क्लियर होंगे, वोकेबलरी जो भी थी वो क्लियर होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट, इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स गिवन बाय सीईओ। सीईओ को जो भी ऑर्डर्स आता है सबको सबको फॉलो करवाना थ्रू वर्कर्स एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल बजट, मैंने आपको आगे वाले में बताया कि डिपार्टमेंट अपने बजट प्रिपेयर करते हैं, क्या कॉस्ट आ रहे हैं हर एक चीज़ का एस्टिमेट करके एक रिपोर्ट, एक बजट प्रिपेयर करेंगे और टॉप लेवल के पास प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सैंक्शन हो सके। फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर द डिपार्टमेंट। देखो हर एक डिपार्टमेंट खुद का पॉलिसी और खुद का रूल्स बनाएगा कि भाई मेरा डिपार्टमेंट जो भी होगा वो ये रूल्स फॉलो करेगा, इस तरीके से काम करेगा, ये मेथड से। और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा और उनकी वर्किंग मेथोडोलॉजी अलग होगी। तो हर एक डिपार्टमेंट खुद की पॉलिसीज और रूल्स फॉर्मुलेट करेगा। इंक्रीज एफिशिएंसी
एंड इफेक्टिवनेस। अब देखो, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, सिंपल एग्जांपल से समझाता। जैसे दो लोग हैं, एक का नाम है मीर, दूसरा का नाम है मिलिंद। हम दोनों को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया, हम लोगों को बोला कि भाई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दोनों ने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों इफेक्टिव है। तो इफेक्ट, जो भी काम को दिया जाए वो काम का कंप्लीट कर सको। तो मैंने और मिलिंद, हम दोनों ने वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो हम दोनों के दोनों इफेक्टिव है। बट मैंने लिया टाइम 30 मिनट्स, मैंने टाइम लिया 45 मिनट्स। तो अब हम दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंसी मेरी एज़ कम्पेयर टू मिलिंद। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, काम तो करना ही है, बट विदिन, मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे भी कम टाइम में, यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, कम से कम टाइम में बेस्ट काम करके दिखाना, उसको ही बोलते हैं एफिशिएंसी। मैंने काम तो हम दोनों ने किया, हम दोनों ने सॉल्व की, बट मैंने कम टाइम कंज्यूम किया एज कम्पेयर टू मिलियन, तो मैं हुआ एफिशिएंट। आई होप ये क्लियर होगा। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज करना एम्प्लॉयज का, मोटिवेट देम, उनको रिकग्निशन मतलब उनको प्रोत्साहन देना, अलग अलग इंसेंटिव देना, सैलरी में थोड़ा हाइक करके देना, उनके लिए कुछ अलग अलग चीज़ें क्रिएट करना स्पेसिफिक ऑफिस के अंदर। जैसे अभी के ऑफिस के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड कर, कि भाई गेम्स रखते हैं, लाइब्रेरी रखते हैं, सिटिंग एरिया रखते हैं, ताकि एम्प्लॉयज रिलैक्स कर सके, मोटिवेट रह सके कि भाई हमको काम करते रहने का है, घर जैसा फीलिंग। मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब टू मेंटेन हार्मनी एंड लिंक, कनेक्टिंग लिंक। देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई भी एक अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा ना, तो अकेले काम नहीं कर सकता। जैसे जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर से ऑर्डर आया कि वी वांट 20% हाइक इन आवर सेल्स, तो वो अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए उसको परचेस डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई इस बार आप 20% 30% ज़्यादा रॉ मटेरियल लेना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऊपर से ये ऑर्डर आया, तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी आपके हिसाब से देखो कि आपके इस ईयर में कितने फिर आपको और वर्कर्स चाहिए और कितना मशीनरी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो इंटरलिंक्ड है, हार्मनी में रहे तो और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहे। फोकस ऑन सब डिविजन। सब डिविजन का मतलब अगर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हाँ, अज्यूम करो कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे अच्छी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, हाँ, जैसे बिस्लरी है, ठीक है। अब कितनी बोतल प्रोड्यूस हुई है, जैसे अब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हूँ इंडिया लेवल, तो अब मैंने सब डिवाइड कर दिया इंडिया को, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट वेस्ट, अलग अलग जोन से वहाँ पे चेक करूँगा कि भाई वहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई नॉर्थ जोन में और प्रोडक्शन हो सकता है, वहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा कि भाई आपका प्रोडक्शन इंक्रीज का। तो ये सब डिविजन है, एक ही पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसकी सब डिविजन कर दी है, बिकॉज कंपनी इतने बड़े लेवल तो ऑपरेट कर रही है। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। सुपरवाइज, गाइड इन्फो, प्रोवाइड डायरेक्शन, रिपोर्ट टू टॉप। ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही देखा था। लोगों को सुपरवाइज करना, इंफॉर्मेशन लेना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको बताना कि काम ऐसे होना चाहिए, और रिपोर्ट प्रिपेयर करना। मैंने आपको एक पिरामिड बना के समझाया था कि बॉटम टू मिडिल लेवल रिपोर्टिंग होगा, मिडिल लेवल टू टॉप लेवल रिपोर्टिंग होगा, सब चीज़ों के बारे में। असेस टॉप लेवल इन पॉलिसी डिसीजंस। बहुत बार ऐसा होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ इनसाइट्स चाहिए होता है। उससे मिडिल लेवल ऑफिसर को बोला था कि अगर हमको ये चीज़ अचीव करनी है, तो आपकी इनसाइट्स क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या काम होना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि मिडिल लेवल की एडवाइस बहुत अच्छी होती है, और वो जो सजेशन देते हैं उसके थ्रू वो बहुत अचीव भी होता है। तो ये सब के सब थे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हम आगे करेंगे फंक्शंस ऑफ बॉटम लेवल में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद फंक्शंस ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहला फंक्शन, सुपरवाइज एम्प्लॉयज वर्क। एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं वो काम देखना कि भाई एम्प्लॉयज बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। मेंटेन डिसिप्लिन एंड बूस्ट मोरल। डिसिप्लिन मेंटेन करना कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो फॉलो हो रहे हैं। मोरल का मतलब एक टाइप से उनको मोटिवेट रखना, काम करने के लिए उनको लगन रखना कि भाई काम करते रहना चाहिए। तो मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, मोरल बूस्ट करके रखना चाहिए।
टू प्लान रूटीन वर्क फॉर डिपार्टमेंट। हर रोज का हर रोज क्या काम करना है उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ये लोग, और वो लिस्ट जब जैसे ही वर्कर्स उनको फिर बोलते हैं कि भाई आज आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। वैसे तो उन लोगों का डेली का काम फिक्स होता है कि ये मशीन पे ये काम करेगा, ये मशीन पे ये काम करेगा, बट कितना क्वांटिटी में काम करना है वो यहाँ पे प्लान करते हैं। हैंडल एम्प्लॉयज मैटर लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना है दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, उसको प्रमोट करना है, वो अच्छा काम करे, या तो नया एम्प्लॉय आया उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, वो सबका सब काम भी ये डिपार्टमेंट चेक करेगा। रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑफिसर। जो भी इनके ऊपर के डिपार्टमेंटल ऑफिसर है वो जो भी ऑर्डर्स दे उसको यहाँ पे फॉलो करवाना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर से रिपीटेडली हर बार बोर्ड के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैरीज आउट लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। इट इज बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब लेआउट का मतलब किस जगह पे कौन सी मशीनरी सेट करेंगे ताकि हमारा काम इफेक्टिवली और बहुत आसानी से काम हो सकता है, तो वो लेआउट होगा। तो भाई सिस्टमेटिकली अरेंज करना मशीनरी को, उसकी रिपेयरिंग करना और मेंटेनेंस करना रेगुलरली मशीनरीज का, तो वो किसका काम है, तो बॉटम लेवल का, बिकॉज वो लोगों का ही काम है मशीनरी के ऊपर। अरेंज इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए स्पेसिफिक, जैसे वर्कर्स आने वाले हैं तो उनको पता है कि डेस्क के ऊपर चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले से ही इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करके रख देते हैं कि भाई आपको बस आके काम करना है, बाकी सबका सब अरेंजमेंट पहले से ही हो जाता है। 8, सॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई लगातार लेट आ रहा है, तो पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, या फिर तो कोई 2 वर्कर्स जो कॉन्फ्लिक्ट हो गए उसको रिजॉल्व करेंगे, तो वो भी चीज़ें इसमें आएगी। इम्प्लीमेंट टॉप लेवल डिसीजन। अब एक चीज़ याद रखने की, टॉप लेवल सिर्फ बोलता है, टॉप लेवल से पॉलिसी लिखता है, उसको हकीकत में इम्प्लीमेंट करने का काम बॉटम लेवल का है, मिडिल लेवल का भी नहीं है। मिडिल लेवल भी उस पॉलिसी को डिफ्रेस करता है, ब्रेक डाउन करता है इजी वे में, और इम्प्लीमेंट करवाता है इन लोगों से बॉटम लेवल से। तो मेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टॉप लेवल डिसीजन कहाँ पे होगा, बॉटम लेवल पे। लास्ट, फॉरवर्ड रिपोर्ट्स, सजेशंस एंड कंप्लेंट्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। रिपोर्ट वाला पॉइंट रिपीटेडली हर एक के अंदर आया है। रिपोर्ट प्रिपेयर करना, सजेशन और कंप्लेंट करना टू मिडिल लेवल टू टॉप लेवल। दिस आर द फंक्शंस ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। आई होप आपको पूरा का पूरा जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो और उनके फंक्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। अभी हम करने वाले हैं डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर मैं सिर्फ 3 वोकेबलरी आपको समझाने वाला हूँ, बस जितना पार्ट मैंने यहाँ पर रिपीट किया ना फंक्शंस के अंदर जो एक्सप्लेन किया वो सेम टू सेम रिपीट होने वाला है। तो अब खाली वो तीन या 4 वोकेबलरी देखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे विद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं, ये 4 पॉइंट्स फंक्शन में कवर नहीं होते इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ऐसे लिया है। डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक के अंदर रॉन्ग दिया हुआ है, उसमें ऐसा उल्टा लिखा हुआ है कि एट टॉप लेवल मैनेजमेंट इज मोर, विच इज रॉन्ग। ये डायग्राम स्टडी करना, ये डायग्राम से आपको एकदम परफेक्टली क्लैरिटी मिलेगी। डायग्राम क्या बोलता है कि भाई एट टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर एंड मैनेजमेंट इज लेस। दूसरा बोलता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में। बॉटम लेवल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता ही नहीं है और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा। ये डायग्राम आपको परफेक्टली याद करना है बिकॉज यही हकीकत में कंसेप्चुअली करेक्ट है। आपके बुक के अंदर जो भी राइटर था वो शायद मिसकंसेप्शन में था। देखो 2 वर्ड्स है, पहला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, पॉलिसी बनाने वाले लोग। और ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिसी फॉर्म होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब उसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना। और अभी हमने फंक्शन में देखा कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, बॉटम लेवल। तो आपकी बुक वालों ने उल्टा लिख दिया है, इसलिए आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईएस्ट एट बॉटम लेवल। नो, इट इज नॉट ट्रू, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। तो ये बुक के अंदर मिसकंसेप्शन है, तो आपको ये चीज़ याद रखने की है। ये अगर डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी आप लोग ड्रॉ कर देना ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे इस चीज़ की कि बुक में ये चीज़ गलत है, बट एग्जाम में ये लिख के आना जो आपकी बुक में दिया हुआ है। बट हकीकत में ऐसा होता है कि टॉप लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन
पॉलिसी फॉर्मेशन, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो हाईएस्ट होती है और बॉटम लेवल पे एकदम कम होती है। करेक्शन कर देना। थर्ड पॉइंट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। आज मैं किसी को भी अथॉरिटी दे रहा, तो अथॉरिटी के साथ एक और चीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस थिंग। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, क्लास का जो मॉनिटर होगा उसको एक अथॉरिटी दी जाती है टीचर द्वारा, डिसीजन मेकिंग पावर, कि भाई क्लास को शांत रखना है, उसमें हमको पावर देते, बोर्ड पे नाम लिख दे, फिर आके हम लोग ऐसे लपेट लेंगे जो भी होगा। तो अथॉरिटी दी गई कि भाई आप बोर्ड पे नाम लिखो, किसी को भी आप शांत करा सकते हो, तो ऐसे धमका सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई? लास्ट को शांत कराना। ऐसे ही हर बार अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसके लिए मैंने ये पनल डायग्राम बनाए। तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी कहाँ पे रहेगी? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल पे, उससे कम मिडिल लेवल पे, और सबसे कम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम लेवल पे। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। फिफ्थ, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है स्किल, कैपेबिलिटी या क्वालिफिकेशन। टॉप लेवल पे ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। डिपार्टमेंटल हेड्स को अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, उतना सफिशिएंट है उनके लिए। और वर्कर्स को जो काम करे उसका नॉलेज होना चाहिए बस। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब ये वाले वर्ड में बहुत लोग कष्ट है, इसलिए। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने फर्स्ट जो हायरार्की बनाई थी उसके में मैंने ये चीज यूज की थी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिपोर्ट अबाउट यूज ऑफ पावर। आप जो पावर यूज कर रहे हो, जैसे बॉटम लेवल ने, जो भी बॉटम लेवल की अथॉरिटी है, तो पावर कौन देता है? जो हमसे सुपीरियर होते हैं वो। टॉप लेवल पावर किसको दे सकता है? तो मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल को उसको पावर देगा, बॉटम लेवल को। अब जो अथॉरिटी प्रोवाइड की है, वो अथॉरिटी का किस तरीके से यूज किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए ना। तो बॉटम लेवल इसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमने इस तरीके से पावर यूज की हमारे, बॉटम लेवल टू टॉप, टॉप टू स्टेक होल्डर्स। तो ये अकाउंटेबिलिटी का फ्लो। यू हैव टू बी अकाउंटेबल कि आपने जब भी पावर यूज की, वो कैसे यूज किया और कहाँ यूज, वो अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट है। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स डिफरेंस से क्लियर होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे विद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आसानी से समझने के लिए एक डायग्राम बना, ध्यान से देखना। पूरा का पूरा मैनेजमेंट। अब हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में पढ़ा था, भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। तभी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे, उसको जो हमको अचीव करना होता है, उसको जो प्रोसेस है उसको मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट पूरे प्रोसेस को हमने ब्रेक डाउन किया इनटू वेरियस स्टेजेस, और वो स्टेजेस को हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं। जैसे सबसे पहला स्टेज होता है प्लानिंग का, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। ये जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस है, इस मैनेजमेंट प्रोसेस को हम इन सब स्टेजेस में डिवाइड कर, और हर एक स्टेज का नाम हमने दिया है फंक्शन। इसको इस सरल भाषा में बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट अगर पूरी तरीके से करना है, आपके डिटरमाइंड गोल्स अगर आपको अचीव करना है, तो सारे फंक्शंस फॉलो होने चाहिए। अब हर एक फंक्शन को एकदम ब्रीफ और कॉन्साइज वे में समझने का ट्राई करते हैं, बिकॉज यही सब कुछ सब फंक्शंस आगे जाके पूरे चैप्टर बनने वाले हैं। तो उस टाइम पे हम लोग इन डेप्थ इन सब चीज़ों को समझेंगे, बट अभी एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसका। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस। प्लानिंग आगे चल के हमारे बिजनेस को क्या काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना है, वो यहाँ पर डिसाइड होता है। यहाँ पे पॉलिसीज डिसाइड होती है, और यहाँ पे देखते हैं कि भाई आज हम कहाँ पर है, और हमको फ्यूचर के अंदर कहाँ पर होना है, किस जगह तक पहुँचना है। तो उस चीज़ का प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं। फ्यूचर में सोचते हैं कि भाई आज हमारा अगर 10% मार्केट शेयर है, हमको 15% तक लेके जाना है बाय 2035, तो हमको क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसका पूरा रोड मैप क्रिएट करना वो प्लानिंग है। द फर्स्ट स्टेप टू प्लान आवर एक्शंस। क्या चीजें करेंगे तो हमारा जो भी प्रीडिटरमाइंड गोल है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर है 2026 के अंदर, तो हमारा जो गोल यहाँ पे 2030 के अंदर है, 2035 के अंदर, इस गोल तक पहुंचने के लिए हमको क्या एक्शनेबल प्लान्स करने चाहिए, वो सबका सब यहाँ पे है। ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा मतलब है स्ट्रक्चर, को हम लोग हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन की तरह समझते हैं। अब चीजों को विजुअलाइज करने का भी ट्राई करें।
प्लानिंग के अंदर वो हमारा ब्रेन, मैं और हमारा एक दोस्त ऑन पेपर बैठ के हमने पूरा पूरा हमारा प्लान लिख दिया कि भाई हमारा प्लान ये है कि हम इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे, इस इधर तक ना हमारी इतनी इनकम हो जाएगी, सब कुछ हमने प्लान कर दिया। अब वो प्लान को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर भी चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे हम लोगों को रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, भाई यहाँ पे हम लोग होंगे, हमारे अंडर 2 और लोग होंगे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, और हर एक डिपार्टमेंटल हेड के नीचे 3 और सब एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए, क्योंकि मेरा गोल बहुत बड़ा है, तो मैंने बड़ा स्ट्रक्चर सोचा। तो मैंने एक स्ट्रक्चर सोच लिया, ऐसे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है जब आगे जाके पढ़ोगे, तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्ट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, चीजें देखना कि भाई इस तरीके का होगा स्ट्रक्चर मेरा। स्ट्रक्चर बनने के बाद देखो अब ये गैप्स खाली है, सबकी सब। मैंने पोजीशन बढ़ा दी कि भाई एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, एक फाइनेंस वाले की पोजीशन होगी, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगा, और उनके नीचे सबके सब एम्प्लॉयज होंगे। मैंने ये डेजिग्नेशन सोच ली, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बट ये स्ट्रक्चर में काम करने वाले लोग नहीं थे इसके अंदर। तो उस टाइम पे रोल आया स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। होता है कि भाई सही टाइम पे सही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद राइट क्वालिफिकेशन, वो सबको हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। तो हमने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, बट यहाँ पे लोग भी तो चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं हूँ, तब मेरे को यहाँ पे और भी लोग चाहिए, तो मैं अलग अलग लोगों को यहाँ पे लेके आऊँ, जिसको स्टाफिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर रहा हूँ, लोगों को लेके आ रहा हूँ स्ट्रक्चर में, ताकि जब मैंने प्लान बनाया उसको अब ये लोग एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे और भी लोगों को लेके आएंगे। अब ये हो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमने प्लान सोचा, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में लोगों को फिल किया ताकि ये एक्शनेबल बन जाए। अब देखो यहाँ तक मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ तक मैं ऑन पेपर गाड़ी के डिजाइन, गाड़ी अब स्ट्रक्चर ले रही है। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी का इंजन फिट किया और ऑयलिंग और फ्यूल डाल, अब गाड़ी चलने को तैयार है। ठीक है, अब डायरेक्शन का स्टेज, गाड़ी पेट्रोल डालती है, मगर पूरा स्ट्रक्चर तैयार है गाड़ी का, गाड़ी में पेट्रोल डाला, अब गाड़ी दौड़ने को तैयार। अब डायरेक्शन क्या बोलेगा, डायरेक्टिंग का मतलब कौन सी डायरेक्शन में दौड़ना है, तो गाड़ी में से डायरेक्शन में जानी चाहिए, वो डायरेक्शन बताया। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर गाइडेंस या सुपरविजन। हम सुपरवाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और लीडरशिप मोटिवेशन के थ्रू जो भी हमारा काम यहाँ पे हमने डिजाइन किया है उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं। और अब गाड़ी एक्शन में आ चुकी है, अब गाड़ी डायरेक्शन में जा रही है। अब कंट्रोलिंग लास्ट एक्टिविटी होती है। आई होप यहाँ तक की एक्टिविटी समझ में आई। डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड कर, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो भी हमने एक्शन लिया, हमने सब कुछ कर लिया। गाड़ी का एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। गाड़ी का ऑन पेपर डिजाइन बनाया, उसका पूरा फ्रेमवर्क रेडी किया, फ्यूल डाल दिया, गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। मेरी डेस्टिनेशन थी यहाँ से जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे जाना है राजस्थान, अबू जाना है मुझे, अबू के बदले में कहीं और पहुंच गया। तो उस टाइम पे आएगा कंट्रोलिंग कि भाई आबू जाने का डेस्टिनेशन था, पहुंच कहीं और गया हूँ मैं। तो उसका रीजन क्या, तो कंट्रोलिंग वो रीजन बताता है आपको, वो चेक करता है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। कंट्रोलिंग का सीधा सरल मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कहीं भी मैं पहुंच गया कोई जंगल के अंदर, वर्सेस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड मैंने क्या सेट किया था कि भाई मुझे आबू जाने का है, तब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है कंट्रोलिंग देखता है। इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग डेविएशन के नाम से जानते हैं। ये वर्ड अगर आप अभी से याद कर लो तो बहुत अच्छी बात। तो कंट्रोलिंग क्या चेक करता है कि भाई हमने प्लान किया था ये हुआ कुछ ऐसा है, तो इन दोनों का गैप, ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया। तो कंट्रोलिंग वो चीज़ देखती है और उसको रेक्टिफाई करती है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट।
उसको रेक्टिफाई करती है, ताकि हम लोगों का जो गैप है जंगल से आबू का वो भी कवर हो जाए। और फिर आगे जाके ध्यान रखते हैं कि भाई वापिस से गलती ना, तो ये वाला स्टेज सुधारती है, प्लानिंग का स्टेज सुधारती है। इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे बिजनेस के अंदर भी होता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। थैंक यू।